हेलो एवरीवन। आज इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सारा डिमांड है। तो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड सवाल कोई भी आएगा, कितना भी डेप्थ होगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आराम से इसको सुन लीजिए, कहानी के फॉर्म में सुन लीजिए और कुछ एग्जाम्पल के साथ भी मैं इसको समझा दूंगा। फिर आपको आगे शायद ही दिक्कत हो। यहां सबसे पहले मुद्रास्फीति को लेकर एक कंफ्यूजन उसको दूर कर लीजिए। इन्फ्लेशन, एक्चुअली मुद्रास्फीति होता क्या है? मुद्रास्फीति का सिंपल मतलब है वस्तुओं या सेवाओं के, यानी गुड्स या सर्विस के दामों में बढ़ोतरी हो जाना। लेकिन हर जो बढ़ता हुआ दाम है उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। हर बढ़ते हुए दाम को, जैसे मान लेते हैं कि दुर्गा पूजा का टाइम आता है, छठ का, दीपावली का, या कोई भी फेस्टिवल, ईद बकरीद का टाइम आता है, उस समय अचानक से फलों की, सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो वो जो टेम्पररी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो हम लोग को पहले से ही पता होता है, मतलब कुछ कीमतें बढ़ जाती है, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन तब कहेंगे जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी हो। जब निरंतर बढ़ोतरी होती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्यतः आप ऐसे समझ सकते हैं कि उपभोक्ता एक झोला रुपए बाजार में लेके जाएगा और हाथ में सब्जी लेके आएगा। इसका मतलब ये है कि जहां भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा वहां के बजट को प्रभावित करेगा। वहां की देश की मुद्रा की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, यानी क्रय शक्ति है, वो कम हो जाएगी। यानी आपको अधिक पैसे देके कम सामान आपको मिलेगा। इसमें अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अमीर हैं तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, गरीब हैं उन पे इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ऐसी करेंसी जिसकी क्रय क्षमता बिल्कुल जीरो हो जाती है उसको मार्केट से भी बाहर कर दिया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल अगर लेते हो तो 50 पैसे से कम की कोई भी सिक्का नहीं चल रहा। और 50 पैसे का भी यूज़ हम केवल मैक्सिमम 10 रुपये तक, अगर पैसे देने हैं, यानी 10 रुपये तक के भुगतान में कर सकते हैं। सिंपल। तो इन्फ्लेशन जो होता है सामान्यतः तीन तरह का होता है। या तो डिमांड पुश, इसको हिंदी में कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश, यानी इसको कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो तीन है, एक एक करके तीनों को देखते हैं। अब ये डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या है, यानी मांग प्रेरित। मांग प्रेरित शब्द ही दिखाता है कि यदि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए अचानक से, या रेगुलरली धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगे और उस डिमांड के अकॉर्डिंग, समझिए बात को, डिमांड के अकॉर्डिंग पूर्ति ना हो। जैसे अचानक नमक की डिमांड बहुत बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए। अचानक गर्मी का मौसम आ रहा है, फ्रिज का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये अक्सरहा तब होता है, कब होगा ये तब होगा जब मार्केट में लिक्विडिटी, यानी करेंसी बहुत ज़्यादा आ जाए। ये तब होगा जब लोगों की इनकम बढ़ जाए। ये तब होगा जब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। ये तब भी होगा जब आसानी से पैसे लोन पर या आसान किस्तों पे लोगों के हाथ में आने लगे। यानी पैसे, यानी लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा होगा। लोग 50 का सामान 60 में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे हाथ में आने लगे। दूसरा है लागत प्रेरित। ये क्या कहता है? लागत यानी कॉस्ट पुश। इसको क्या कहते हैं? यानी निर्माण की प्रक्रिया, यानी मुद्रास्फीति जो है उत्पादन की प्रक्रिया में ही अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो उसको कहेंगे लागत प्रेरित। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी करंट का है। डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण गैस महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चीजें चल रही थी वो सारी चीजें महंगी हो गई। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो जब, क्योंकि इनपुट बढ़ गया, अब कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, उसको मार्केट पहुंचाने के बीच में पहले 50 रुपए लीटर 60 रुपए था डीजल,
तो 60 रुपए के हिसाब से पहुंच जाती थी, अब वही 90 रुपए हो गए है, तो उसके अकॉर्डिंग डीजल जा रही है, तो कीमत में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगला है स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ये जो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन है, जिसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं, इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे समझिए कि संरचनात्मक समस्या के कारण जो इन्फ्लेशन हो जाता है, जैसे यदि बहुत अधिक मात्रा में, हम ये मान लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, उसको प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जमाखोरी बढ़ जाती है, व्यावसायिक समूहीकरण होने लगता है, काला बाजारी होने लगता है, जिसके कारण अचानक से स्टॉक को कम दिखा दिया जाता है और कीमतें बढ़ा दी जाती है। प्रतिस्पर्धा आयोग भी इस काम को देखता है आजकल। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा, आपको अभी कुछ साल पहले की कहानी है कि कई सारी सीमेंट फैक्ट्री ने मिलके सीमेंट का दाम बढ़ा दिया। जब सीमेंट का दाम बढ़ा दिया तो वो, चूंकि वहाँ पे संरचनात्मक में ये कह सकते हैं, इसका एक टाइप है, उस टाइप को कहते हैं व्यावसायिक समूहीकरण। यानी जितने भी फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने एक साथ मिल गए और अपने लाभ को साइड कर दिया, और मिल के उन्होंने जो भी सीमेंट है, क्योंकि मान लो 10 कंपनी है, 20 कंपनी अब वही सीमेंट बना रही है, वो सीमेंट 80 रुपये बेचे कि वो सीमेंट 200 रुपये बेचे, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा ही। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, रेट को बढ़ा दिया। जैसे ही रेट को बढ़ाया, बाद में इस बात का पता चला तो प्रतिस्पर्धा आयोग ने उनके ऊपर फाइन भी लगाया अच्छा खासा। लेकिन ये भी चीज़ें की जाती है। काला बाजारी अनिवार्य वस्तु है, अगर उसको स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में शॉर्टेज दिखाते हैं, फिर उसको महंगी कीमत में बेचते हैं। जमाखोरी भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके कारण संरचनात्मक जो मुद्रास्फीति है वो होता है। अब यहाँ पे हम मुद्रा इन्फ्लेशन को 3 अलग अलग टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं। मुद्रास्फीति का रेशियो क्या है, इस आधार पे हम इसको क्रीपिंग यानी रेंगती हुई इन्फ्लेशन, वॉकिंग यानी आराम से चलती हुई इन्फ्लेशन, और दौड़ती हुई इन्फ्लेशन में डिवाइड करते हैं। एक बात, इस बात को समझिएगा कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन जरूरी है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी 2-3% तक इन्फ्लेशन जरूरी है। इन्फ्लेशन रहने से क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको अच्छा आउटपुट मिलने का लालच होता है, जिसके कारण ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन आप कह सकते हो, इसको कहीं ना कहीं विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए खास करके सही माना जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल समझिए कि कोई कंपनी अगर इंडिया में फ्रिज की फैक्ट्री लगा रही है, तो यहाँ पे उसको 10,000 का फ्रिज जो चाइना में बेच रही है, उसी का इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण 10,500 में बिक रहा है, जबकि चाइना में नॉर्मल इन्फ्लेशन है। तो वो कंपनी सोचेगी कि चाइना में प्लांट लगाने की जगह हम इंडिया में ही प्लांट लगा दें। वो ये भी सोचेगी कि अभी हमें अच्छी खासी कीमत मिल रही है, तो प्लांट का एक्सटेंशन भी कर दें। क्यों? क्योंकि उनको एक आउटपुट नजर आ रहा है, एक इन्फ्लेशन के कारण उनको फायदा नजर आ रहा है। तो ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है, ये इकोनॉमी के लिए ठीक होती है, इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, और ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड कायम है। और पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी डिमांड पे ही है। अगर डिमांड समाप्त, इकोनॉमी समाप्त। तो डिमांड कायम है, ये बताता है। तो क्रीपिंग ठीक है 3% तक। 3% से लेके 10% तक की इकोनॉमी को वॉकिंग इकोनॉमी कहते हैं, यानी चलती हुई इकोनॉमी कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में अक्सर इस तरह की आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। भारत इसका अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद यदि इन्फ्लेशन 10% से अधिक हो जाता है, 10% से अधिक हो जाता है, मान लो 20%, 30% तक हो जाती है, तो इसको रन अवे यानी भागती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी रन अवे इन्फ्लेशन उस स्थिति को कहेंगे जब इन्फ्लेशन 10% से 30% के बीच में रहता है, तो उसको भागती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। यहां पे इकोनॉमी कोलैप्स करने की अवस्था में आ जाती है, बहुत पैसे की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी टोकरी भर चीज़ों को ले जाके भी हम बहुत कम सामान लेके आ पाते हैं।
इस तरह से इन्फ्लेशन हो जाती है और ये इकोनॉमी के डूबने का संकेत हो जाता है। ठीक है, संकेत भर है। लेकिन एक और होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है चरम मुद्रास्फीति। यानी ये तब होता है जब 30% से अधिक इन्फ्लेशन हो जाता है। आपने कुछ साल पहले जिम्बाब्वे का हाल सुना होगा। अगर इस तरह की कंडीशन इंडिया में भी आती है तो 50 और 100 रुपए में चाय मिलना मुश्किल है। कम से कम 200-300 रुपए आपको चाय का एक कप मिलेगा। सरकार परेशान होकर लाख लाख रुपए तक का मुद्रा छापने लगेगी। कुल मिला के इकोनॉमी फेल कर जाता है अगर ऐसी स्थिति आ गई तो इस तरह से इकोनॉमी को हम अलग अलग दर पे भी बांट सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, उसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने इन्फ्लेशन को देखा। इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, करेंसी फूल जाता है। 100 रुपए में जहां 10 पेन खरीदते थे, अब उसी 100 रुपए में मात्र 8 पेन खरीद रहे हैं। यानी 100 रुपए का जो ताकत था वो कम हो गया। दूसरी तरफ मुद्रा संकुचन इसकी उल्टी स्थिति है। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कंटिन्यू कमी आ रही है। जिस तरह से इन्फ्लेशन में कंटिन्यू बढ़ती है, डिफ्लेशन में कंटिन्यू कमी आती है। ऐसा दो स्थिति से हो सकता है। यदि मांग से ज़्यादा आपूर्ति हो जाए, यानी जो सामान अवेलेबल है वो ज़्यादा हो जाए, और या जो मांग है जो अवेलेबल आपूर्ति है उससे ही नीचे चली जाए। दोनों ही स्थिति में ऐसा होता है। मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम हो जाए, पैसा कम हो जाए, बैंक आसानी से लोन ना दे, सरकार जो है इजली लोन अवेलेबल ना करवाए, बेरोजगारी की स्थिति हो जाए, गरीबी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन, इस तरह के इन्फ्लेशन को देखने को मिलता है। पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाए तो ये सारी चीजें पॉपुलेशन, जनसंख्या मतलब वृद्ध जनसंख्या, ओल्ड एज ज्यादा हो जाए तो ये सब चीजों को देखने को मिलता है। उसके बाद और दूसरा है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, यहां पे ये है कि मुद्रास्फीति की अवस्था है। समझ में आ रहा है? यानी यहां पे दूसरा जो टर्म यूज किया गया है अवस्फीति, इसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन गैप, इन्फ्लेशन है, पर इन्फ्लेशन के अंदर जो प्राइस बढ़ने का रेशियो है वो बहुत कम है। यानी अवस्फीति में, डिसइन्फ्लेशन के अंदर मूल्यों में बढ़ोतरी होती है लेकिन उसका दर इतना कम होता है या बढ़ोतरी की दर बहुत कम हो जाती है। वैसी स्थिति को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके अलावा रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन को पुनः स्फीति कहा जाता है। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यानी अवस्फीति की स्थिति सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि अवस्फीति के कारण लगातार सेवा या वस्तु का मूल्य कम हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए इसमें बढ़ोतरी हो, वैसी स्थिति को पुनर्स्फीति कहा जाता है। यानी फिर से इन्फ्लेशन की स्थिति में लेके जाना है। लेकिन ये कब होगा? यहाँ पे तो पैसे कम हो रहे हैं, डिमांड कम हो रहा है। उसको बढ़ाने के लिए जो भी बैंक है वो कम पैसे में लोन देना शुरू करे, लिक्विडिटी को बढ़ावा दे, या नौकरी ज़्यादा हो जाए, सरकार ब्याज दर में कटौती कर दे। इन सब के कारण मांग फिर बढ़ेगी और हम रिफ्लेशन की स्थिति में आएंगे, पुनः स्फीति की स्थिति में आएंगे। इसके अलावा एक और टर्म है, यहाँ बड़ा ही कमाल की स्थिति होती है। इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन को समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। अक्सर हाँ ये तब होता है, जैसे आप ये समझिए कि बेरोजगारी के साथ साथ मूल्यों में कमी होनी चाहिए। क्यों कमी होनी चाहिए? क्योंकि डिमांड कम हो रहा है। अगर कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें की डिमांड कमेगा, वहां डेफिनेटली है, पैसे ही नहीं है तो डिमांड कहां से आएगा? लेकिन मूल्यों की लागत भी बढ़ रही है। यानी ये एक कमाल की स्थिति है कि डिमांड भी अर्थव्यवस्था में कम हो रहा है और तब भी कीमतें बढ़ रही है। जबकि हम समझते हैं कि डिमांड जब बढ़ेगी तब कीमत बढ़ेगी तो वो चलेगा, लेकिन डिमांड भी कम है और कीमत भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ये अक्सर हाँ तब होता है जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, लागत मूल्य इन्फ्लेशन होता है। अब मान लो कि आपकी डिमांड कम हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है,
तो डिमांड हम कम ही कर देंगे तो डीजल के कारण जो गैस सिलेंडर की रेट बढ़ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ऐसी स्थिति स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। तो ये सारा है। यहां पे एक फिलिप कर्व काम करता है। इसमें यह कहा गया है कि फिलिप कर्व जो है यानी फिलिप वक्र जो है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्वान फिलिप्स ने यहां पे इन्होंने फिलिप कर्व में क्या है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रिलेशन के लिए इस वक्र को दिखाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग यह है कि यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी यदि बढ़ती है तो इन्फ्लेशन में कमी आएगी, बेरोजगारी घटेगी अगर तो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी, यानी अधिक लोगों को काम मिलेगा तो कीमतें थोड़ी बढ़ जाएगी, एक अच्छा कंडीशन है। ठीक है। और बेरोजगारी के साथ बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कमेगा। ठीक है। इन्फ्लेशन कमेगा क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा, डिमांड कमेगी और डिमांड कमेगी तो कीमत घटेगी। लेकिन बेरोजगारी यदि कम हो रहा है, नौकरी ज्यादा मिल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ेगी। ये फिलिप कर्व कहता है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं WPI। एक्चुअली मुद्रास्फीति को काउंट किया जाता है दो आधार पे, एक है WPI और दूसरा है CPI। CPI के अंदर भी बहुत कुछ है। एक को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और इसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोनों की खासियत है, दोनों के अंदर दिक्कतें हैं। दोनों चीजें, दोनों की खासियत भी है, दोनों के अंदर दिक्कतें भी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो ध्यान ये देना है कि जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके अंदर जो भी वस्तुएं शामिल की जाती है उनको 5 साल या मैक्सिमम 10 साल के अंदर संशोधन करना होता है। 5 साल या मैक्सिमम 10 साल के अंदर संशोधन करना होता है, बीच में भी कर सकते हैं लेकिन 10 साल से ज्यादा नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर सेवा शामिल नहीं होता है, यानी सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसके आंकड़े पहले हर सप्ताह आता था। ध्यान रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा पहले हर सप्ताह जारी किया जाता था। अब 1 महीने पे जारी किया जाता है और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहां पे जो बास्केट का यूज किया जाता है, अभी टोटल 676 वस्तुएं इसके अंदर डाली गई है। ठीक है। इसको 2010 में ही संशोधन किया गया है, पहले 435 था, अभी 676 वस्तुओं को डाला गया है। यहां पे एक बेस ईयर लिया जाता है, उसी बेस ईयर के आधार पे महंगाई की या मुद्रास्फीति की गणना की जाती है और बास्केट में उपस्थित सभी वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के औसत प्रभाव को होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिखाया जाता है। लेकिन आपको पता है इसकी समस्या क्या है? पहला, सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जब सर्विस को शामिल नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता किस तरह का एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका सही तरीके से ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। दूसरी समस्या ये है कि इनके बास्केट में सबसे अधिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, यानी विनिर्मित वस्तु होते हैं, और विनिर्मित वस्तुओं की खरीदारी उपभोक्ता कम करता है। ठीक है। विनिर्मित वस्तुओं की खरीदारी उपभोक्ता कम करते हैं और विनिर्मित वस्तुओं का भार अधिक होने के कारण यह होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और कीमत का एग्जैक्ट पता है, एक्सपेंडिचर का पता नहीं चल पाता। अगला है कि इसके अंदर जो परिवर्तन होता है, यानी मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पे मापा जाता है, जबकि अधिकांश उपभोक्ता जो है खुदरा स्तर पे काम करते हैं। फिर यहां पर भी उपभोक्ता का जो एक्सपेंडिचर है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें हैं। 676 अभी इतना आइटम है ना, इस आइटम के अंदर 102 प्राइमरी गुड्स हैं, 555 यानी 555 जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं और 19 जो हैं वो पावर, लुब्रिकेंट,
इन सब से जुड़ा हुआ है, फ्यूल इनसे जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसके बाद आता है सीपीआई। सीपीआई भी एक इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इंडेक्स है, जिससे इन्फ्लेशन की गणना की जाती है, इन्फ्लेशन को मापा जाता है। सीपीआई की बात करें तो यहां पे सीपीआई को कई भाग में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पे होता क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जहां पे होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम थोक मूल्य के आधार पे इन्फ्लेशन को जज करते हैं, वहां पे इसकी गणना खुदरा बाजार के आधार पे होती है। और अंतर क्या है डब्ल्यूपीआई से? डब्ल्यूपीआई से अंतर यह है कि यहां पे वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी इंक्लूड किया गया है, इसको छोड़ा गया नहीं है। अब सीपीआई के अंदर जो भी आंकड़ा होता है उसको खुदरा स्तर पे प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इसको अधिक, मतलब यहां पे क्या है कि मतलब कैटेगरी इतनी ज्यादा है कि हम एक सीपीआई के आधार पे अलग अलग क्लास के लोगों को, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लेबर, जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लेबर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लेवल, इस तरह के अलग अलग सेक्टर के लेवल के लेबर का अलग अलग खर्च है, उसको हम एक साथ नहीं निकाल सकते। ये यहाँ एक समस्या है। इसके लिए इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कई नहीं मतलब मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ताकि अलग अलग क्लास के लोगों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है और यहाँ क्या हो रहा है उसको हम अच्छे से आंकड़ा निकाल सके। इसमें सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर यानी औद्योगिक श्रमिक, आरडब्ल्यू का होता है रूरल लेबर यानी ग्रामीण श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर, और यूएनएमई का मतलब होता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। तो ये 4 कैटेगरी बटा हुआ है, एक एक करके सबको देखते हैं। अब आराम से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। इन चारों को कोई भी एक डिपार्टमेंट जारी नहीं करता। एक्चुअली इन तीन को लेबर ब्यूरो जारी करता है, जो श्रम मंत्रालय के अंदर आता है। यानी सीपीआई, आईडब्ल्यू, आरएल और एएल, चूंकि ये लेबर से जुड़ा हुआ है तो इसको लेबर ब्यूरो जारी करती है, और ये लेबर ब्यूरो श्रम मंत्रालय के अंतर आता है, ठीक है। जबकि यूएनएमई को एसओ यानी सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है, और यहां पर और ये जो जारी किया जाता है एसओ के द्वारा, ये एसओ अभी NOSPI, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंदर वो कार्यरत हैं और यही एसओ जारी इसके अंदर करती है। अब यहाँ पे जो सीपीआई आईडब्ल्यू है ये आज भी जारी किया जाता है। ध्यान से समझिए, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन सूचकांक को सीएसओ जारी करता है, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली सीपीआई के बास्केट को 6 भागों में हम डिवाइड करते हैं, जहां पे पान, सुपारी और तंबाकू भी है एक भाग, वस्त्र और जूते चप्पल दूसरा भाग है, आवास और उसका किराया तीसरा है, फ्यूल यानी ईंधन और लुब्रिकेंट चौथा है, खाद्यान्न और पेय पदार्थ पांचवा है, और अन्य में परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, संचार इत्यादि आ जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि 2000 में सी रघु
सी, रंगराजन के नेतृत्व में एक कमेटी फॉर्म की गई थी। इस कमेटी ने 2001 में, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे 2001 में नेशनल स्टैटिक कमीशन की स्थापना का इन्होंने 2001 में सुझाव दिया और इसी आधार पे एनएससी का गठन जो है वो 2005 में किया गया। इसी के अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी एनएसओ को बनाया गया। ये जो एनएसओ है उसने 2006 से एनएसओ काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में इस एनएसओ को, ध्यान से समझिए, इस एनएसओ को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं सीएसओ, सीएसओ का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और दूसरा को कहते हैं एनएसएसओ, ये होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। एनएसएसओ, इसका काम क्या है? इसका काम है आंकड़ा कलेक्ट करना। एनएसएसओ का काम है आंकड़े को कलेक्ट करना और सीएसओ का काम है इन्हीं आंकड़ों के आधार पे इंडेक्स को जारी कर देना। ठीक है, इन्हीं के आधार पे इंडेक्स को ये जारी कर देती है। तो ये सीएसओ का काम है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो डाटा कलेक्ट करने का काम करती है। तो ये आपका हो गया। एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं, वो टर्म है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये एक्चुअली क्या होता है? आप जब बजट पढ़ोगे ना या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये इन्फ्लेशन नजर आएगा। एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ये यूज किया जाता है WPI के यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बास्केट के लिए, और इस बास्केट में उन सारी चीजों को निकाल दिया जाता है जिससे मूल्य में बहुत परिवर्तन होता है। जैसे फ्यूल को यहां पे निकाल दिया जाएगा, यानी यहां स्थिर वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, उसको यहां पे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फ्यूल और फूड को निकाल दिया जाता है यहां पे। लेकिन ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसके अंदर फूड एंड फ्यूल दोनों ही ऐड होता है, यानी इसके अंदर वो सारी चीजें ऐड होती है, सबको मिला के जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है उसको हेडलाइन, और फूड एंड फ्यूल को हटा के किया जाता है, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। यही आपका इन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन जो भी है सब यही है। यहां से आप आराम से सवाल को कर लेंगे। हम लोग अभी ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए ज्योग्राफी के इस वीडियो में हमें इन्फ्लेशन क्लियर करना था। इन्फ्लेशन के टाइप क्या होते हैं, क्या क्या होता है, उसको क्लियर करना था। वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपके पेपर आराम से सॉल्व हो जाएंगे।